हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। आज बिजनेस फाइनेंस पेपर सेकंड के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। बिजनेस बीकॉम वाले बच्चों के लिए है कि जो बीकॉम 5th सेमेस्टर में है और बिजनेस फाइनेंस उनके सिलेबस में है, तो उनके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आपका है पेपर 2, मॉडल पेपर 2 लिखे हैं, मतलब पेपर 2 का ही है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक का बटन कम से कम दबा दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम। बिजनेस फाइनेंस का पेपर नंबर 2। ठीक, साथ साथ आप लोग भी करते जाइएगा, जिस जानते हो तो, नहीं जानते हो तो केवल सुन लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बार कम से कम लेक्चर को सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट आप लोग के पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनके बेस पर बनाया गया है। कुछ इसमें से हो सकते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड भी हों जो इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा बिजनेस फाइनेंस का पेपर नंबर 2। ध्यान दीजिए, पेपर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वित्त की भूमिका होती है। वित्त मतलब होता है धन, पैसा, ठीक ना, जिससे कि व्यवसाय का संचालन या व्यवसाय चलाया जाता है, उस पैसे को हम बोलते हैं वित्त। प्रश्न में पूछा जा रहा है वित्त की क्या भूमिका, मतलब वित्त का क्या रोल है, वित्त किसे कहते हैं, वित्त की क्या इंपॉर्टेंस है। लिखा है व्यवसाय की स्थापना के लिए, बिल्कुल व्यवसाय की स्थापना के लिए पैसा चाहिए ही। व्यवसाय के संचालन के लिए, बिल्कुल इसके लिए भी चाहिए। शोध और विकास, कोई भी रिसर्च या डेवलपमेंट करने के लिए भी पैसे चाहिए। उपयुक्त सभी आंसर सही है, अर्थात वित्त की आवश्यकता इन तीनों जगहों पे है। ऑप्शन नंबर डी। बस फटाफट एक एक क्वेश्चन बस पढ़ते रहिए, थोड़ा इसको बड़ा कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन वित्त का प्रकार है। बता रहा है कि फाइनेंस का प्रकार कौन सा है, माने वित्त के कौन कौन से, वित्त कैसे कैसे होते हैं। व्यवसायिक वित्त, लोक वित्त, संस्थागत वित्त, उपयुक्त सभी। भाई ये जो तीनों वित्त है, ये तीनों वित्त के प्रकार, ठीक ना। व्यवसायिक वित्त मतलब बिजनेस के लिए, लोक वित्त मतलब पब्लिक फाइनेंस के लिए, और संस्थागत वित्त मतलब किसी संस्था के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर हमारा कि कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता आवश्यक है। वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है। भुगतान करने में तरलता हेतु, भाई भुगतान करने के लिए भी कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। कार्यशील पूंजी मतलब जिससे व्यवसाय का संचालन किया जाता है। साख में वृद्धि के लिए भी कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है। ऋण प्राप्ति की सुविधा के लिए भी पड़ती है, और उपयुक्त सभी। सारे ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन होगा, इसीलिए तीनों के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत हमारी पड़ती है। चौथा क्वेश्चन फटाफट देखते जाइए, फोर्थ नंबर। अत्यधिक कार्यशील पूंजी प्रमाण है, मतलब कह रहा है कि ज्यादा कार्यशील पूंजी हो जाती है तो किसका प्रमाण है। ज्यादा जब कार्यशील पूंजी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगेगा, पैसे का खर्चा ज्यादा होने लगेगा। मान लीजिए कहीं भी जहां जरूरत है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उन्नत साख, उत्पाद की मांग, निष्क्रिय कोष और उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई निष्क्रिय कोष हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि अधिक वर्किंग कैपिटल अपने पास रखते हैं, मतलब जहां जरूरत है 10,000 का 15,000 रुपया खर्च उस पर लगाते हैं, तो ऐसा थोड़े है कि वो समझिए कि 5,000 रुपया आपका निष्क्रिय हुआ, बेकार गया, तो निष्क्रिय कोष कहा जाएगा, निष्क्रिय उसको फंड कहा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि वित्तीय प्रणाली के संगठक है, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के घटक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, संगठक कौन कौन से। फाइनेंशियल प्रणाली के या फाइनेंशियल सिस्टम के हमारे वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय बाजार, वित्तीय उपकरण, ये तीनों ही आपके क्या हैं, इसके संगठक हैं, अर्थात घटक हैं, अर्थात फैक्टर्स। कुछ आसान भी क्वेश्चन है, कुछ बड़े भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाओं की नियामक संस्था कौन है। जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी नियामक संस्था मतलब जिसको कंट्रोल करने वाली संस्था को क्या कहते हैं। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या फाइनेंस संस्था होती है, तो उस पर कंट्रोल कौन करती है, केवल एक ही व्यक्ति करता है, एक ही संस्था करती है, जिसका नाम है आरबीआई। तो यहाँ पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होती है जो सभी फाइनेंशियल संस्थाओं का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यवसायी को उसके चालू खाते में जमा राशि से, ध्यान दीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक व्यवसायी को उसके चालू खाते में जमा राशि से एक निश्चित सीमा तक
अवधि राशि आहरित करने की सुविधा और एक निश्चित राशि आहरित करने की सुविधा बैंक द्वारा दी गई है, इस सुविधा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन का मतलब है एक बिजनेसमैन है, उसके पास एक करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट में कुछ पैसा जमा करता है, लेकिन ये कहा गया कि आप इस सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक आप इतना रुपया तक निकाल सकते हैं। इस तरह की सुविधा जब बैंक द्वारा दी जा रही है, इस सुविधा को क्या नाम दिया जाएगा? बैंक की नगद साख, बैंक का ऋण, बैंक अधिविकर्ष, व्यापारिक साख, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। क्यों? कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा चालू खाते पर होता है, व्यापारियों को दिया जाता है, और जब व्यापारी को, सारे व्यापारी को तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो अच्छे व्यापारी हैं उनको दिया जाएगा। और बैंक इस तरह की फैसिलिटी देती है कि आप इतना जमा किए हैं, यदि चाहे तो आप इतना तक निकाल सकते हैं, ये आपकी लिमिट है। तो जब एक्सेस अमाउंट निकालता है उसको ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस बाजार में पहले से निर्मित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जिस बाजार में पहले से निर्मित, पहले से जारी की गई प्रतिभूतियों का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है, उस मार्केट को क्या कहते हैं? प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, मुद्रा बाजार, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या कहा जाता है? उसी को द्वितीयक बाजार कहा जाता है। यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, ये क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से। जिस बाजार में जो पूरा पहले से निर्मित प्रतिभूति का मतलब है पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसे द्वितीयक बाजार। और यदि यहीं पे रहता कि जिस बाजार में नई प्रतिभूतियों का या नए निर्मित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो वहां पर प्राथमिक बाजार होता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, तो समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऋण पत्र का प्रकार नहीं है? पूछ रहा है डिवेंचर का कौन सा प्रकार नहीं है। भाई रजिस्टर्ड ऋण पत्र तो होता ही है, डिवेंचर मतलब रजिस्टर्ड ऋण पत्र। बंधक ऋण पत्र भी होता है, नग्न ऋण पत्र भी होता है, पूर्वाधिकार ऋण पत्र के नाम से कोई भी ऋण पत्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पूर्वाधिकार अंश के प्रकार है, प्रेफरेंस शेयर के कौन कौन से प्रकार है? ध्यान से सुनिएगा, प्रेफरेंस शेयर के 8 या 9 प्रकार हैं। संचय व असंचय पूर्वाधिकार अंश ये दोनों है? परिवर्तनशील व अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश ये भी दोनों है। संचय परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश ये भी है। अर्थात उपरोक्त सभी सारे पूर्वाधिकार अंश के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिएगा ध्यान से, जिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का किसी वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता, मतलब कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिस पर किसी साल में डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाता, और अदत्त लाभांश मतलब वो लाभांश बकाया रह जाता है, तो भविष्य के वर्षों के लिए जुड़ता जाता है, तो उन्हें कहते हैं, मतलब वो उस साल बकाया रह गया, लेकिन ऐसी सुविधा रहती है उसे आगे के वर्षों में जब भी लाभ होगा तो वो लाभांश दिया जाएगा, वो कंटिन्यू जुड़ता रहेगा आगे के वर्षों में। ऐसे लाभांश को क्या कहा जाता है? संचय पूर्वाधिकार अंश, असंचय पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। ये होता है संचय पूर्वाधिकार। इसमें लाभांश मान लीजिए किसी वर्ष नहीं हुआ तो वह लाभांश अगले वर्ष रिजर्व रहेगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋण पत्र बढ़ने से कंपनी की और ऋण लेने की क्षमता क्या होती है? देखिएगा, ऋण पत्र बढ़ने से मान लीजिए आप कर्जा का बोझ आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो कंपनी की ओर से ऋण लेने की क्षमता क्या होती है? भाई यदि आप कर्जा 1 से लिए, ठीक है, 2 से लिए, 3 से लिए, 4 से लिए, कई लोगों से ले लिए, उसके बाद यदि आप कर्जा ले रहे हैं तो ऋण लेने की कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहां है घटती जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, लघु उद्योगों, ध्यान दीजिएगा, लघु उद्योगों के लिए वित्त देने वाली प्रमुख संस्था कौन है? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे लेवल के जो उद्योग है, उनको फाइनेंस देने वाली प्रमुख संस्था का क्या नाम है? भारतीय पर्यटन वित्त निगम? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये तो रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये देती है, आरबीआई तो देती नहीं। स्मॉल स्केल डेवलपमेंट जो बैंक है, सीड भी जिसको कहा जाता है, वो लघु उद्योगों के लिए लोन प्रोवाइड करती है। अगला
ध्यान दीजिए, वाणिज्यिक पत्र उपकरण है जो हमारा कॉमर्शियल पेपर होता है, वो किस चीज का उपकरण है? मुद्रा बाजार का, कि पूंजी बाजार का, कि उपज विपणन का, में से किसी का? कॉमर्शियल पेपर बताइए किसकी उपज है? कॉमर्शियल पेपर जो होता है वो मुद्रा बाजार का। शेयर और डिवेंचर जो होते हैं वो हमारी पूंजी बाजार के होते हैं। देखिए कॉमर्स वाणिज्यिक पत्र है, या मान लीजिए कि कोई साख पत्र है, या ये सब सारी चीजें आपके मुद्रा बाजार के। और जो शेयर और डिवेंचर खासतौर से होते हैं या अस्थायी कोई सिक्योरिटीज होती है वो आपके पूंजी बाजार के होते हैं। यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें पूंजी बाजार का उपकरण है। देखिए कैपिटल मार्केट का कौन सा उपकरण है? जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल, सरकारी बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल बाजार का देखिए यह 1, 2, 3 ये जो है आपके मुद्रा बाजार के, किसके हैं? मुद्रा बाजार के उपकरण। लेकिन जो ये सरकारी बांड है, गवर्नमेंट बांड है, ये पूंजी बाजार का उपकरण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वित्त का सबसे सस्ता स्रोत, फाइनेंस का सबसे सस्ता आसान स्रोत, ऋण पत्र, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, प्रतिधारिता, रिटर्निंग अर्निंग होता है। ये तो सबसे सस्ता नहीं है क्योंकि इसको लेने में थोड़ी सी जटिलता है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है ऐसे कौन से ऋण पत्र है जिनके पास कंपनी की कोई संपत्ति जमानत स्वरूप रखी होती है? पूछ रहा है कि ऐसे कौन से ऋण पत्र है, ऐसे कौन से डिवेंचर्स हैं जिनके पास कंपनी की कोई संपत्ति जमानत के रूप में रखी होती है। मतलब ऐसे ऋण पत्र जिसको लेते समय हम सिक्योरिटी के तौर पर उसके पास कुछ रखते हैं, तो भाई उसका नाम है सीधे बंधक ऋण पत्र, ये सभी लोग जानते हैं। और जिसके पास नहीं रखा जाता है उसे वाहक ऋण पत्र, और जिसका भुगतान टाइम पे कर दिया जाता है उसे शुद्ध ऋण पत्र, और जिसका उल्लेख कंपनी की पार्षद सीमा नियम में होता है रजिस्ट्रेशन कराते समय तो उसे रजिस्टर्ड ऋण पत्र। ये सारे ऋण पत्रों के नाम दिए गए। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि मध्यकालीन वित्त का स्रोत माना जाता है। मध्यकालीन वित्त, ध्यान दीजिएगा 3 तरीके के वित्त के स्रोत होते हैं। एक होता है अल्पकालीन, एक होता है मध्यकालीन, और एक होता है दीर्घकालीन। अब चूंकि इसका क्वेश्चन अलग है, अल्पकालीन जो होता है ये खास तौर से 1 वर्ष से कम होता है। मध्यकालीन जो होता है वो 1 वर्ष से सामान्यतः 4 या 5 वर्ष के बीच होता है, और दीर्घकालीन जो होता है 5 ईयर प्लस होता है। तो यह मध्यकालीन पूछ रहा है, ये होगा 1 से 5 वर्ष के बीच। यहाँ भी 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी को कंपनी के ऋण के बदले क्या प्रतिफल मिलता है? मतलब एक डिवेंचर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदा, डिवेंचर लेने का मतलब है कंपनी को कर्जा दिया, तो उस ऋण के बदले में उसे क्या प्रतिफल मिलता है? भाई उसे ब्याज मिलता है, लाभ, इंटरेस्ट मिलता है। यदि वही शेयर होल्डर रहता है तो उसको डिविडेंड मिलता, कोई ब्रोकर वोकर रहता है तो उसे कमीशन मिलता। डिवेंचर होल्डर को हमेशा ब्याज मिलता है, वो भी एक निश्चित दर से। अगला, जीडीआर से क्या तात्पर्य है? ध्यान दीजिएगा, जीडीआर अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इसका पूरा नाम होता है सामान्य डिपॉजिटरी रसीद, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है जनरल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर पहला ही सही, जनरल डिपॉजिट रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवसाय की अस्थायी परिसंपत्तियों के क्रय पर निवेशित पूंजी है। ध्यान से सुनिएगा, व्यवसाय की अस्थायी संपत्तियों के क्रय पर जो निवेशित पूंजी है उसको हम क्या कहते हैं? किसी व्यवसाय की फिक्स एसेट्स पर, फिक्स एसेट्स के क्रय पर जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी, चल पूंजी, अस्थायी पूंजी, इसमें से कोई नहीं, सोच के बताइए क्या कहा जाता है भाई? अस्थायी पूंजी पर जो लगाया उसे अस्थायी पूंजी ने कहा जाता है, नाम ही से स्पष्ट है, अस्थायी परिसंपत्ति पे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी व्यवसाय की नेट कार्यशील पूंजी को निम्नानुसार निरूपित किया जाता है। मतलब नेट वर्किंग कैपिटल
को कैसे कर, नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। खोजिए, देखिए कहाँ है। कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। आंसर आपका ये बी वाला होगा कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यवसायिक वित्त के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवसाय का स्वामी माना जाता है। कह रहा है कि बिजनेस फाइनेंस के किस स्रोत को बिजनेस का स्वामी ओनर माना जाता है। वो कौन से सोर्सेस हैं जिसका मालिक को व्यवसाय का स्वामी माना जाता है। इक्विटी शेयर धारक इसी को माना जाता है। समता जो अंशधारी होता है वही व्यवसाय का स्वामी होता है। पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र धारक, सभी केवल इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है। अगला, वे शेयर धारक जो कंपनी के मताधिकार नहीं रखते, मतलब वे शेयर होल्डर जो कंपनी के मताधिकार नहीं रखते तथा सामान्यतः एक निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करते हैं। मतलब वो अपनी अथॉरिटी नहीं रखते, अपना ऑनरशिप नहीं रखते, लेकिन फिर भी एक निश्चित दर से डिविडेंड प्राप्त करते रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी शेयर धारक, परिवर्तनशील ऋण पत्र, पूर्वाधिकार शेयर धारक, उपयुक्त सभी। सोच के बताइए किस क्या कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगला, परिवर्तनशील ऋण पत्र धारकों के पास एक निश्चित समय उपरांत अपने ऋण पत्रों में परिवर्तित कराने का विकल्प होता है। जो डिवेंचर हमारे होल्डर होते हैं उनके पास एक निश्चित समय के उपरांत, मैंने डिवेंचर होल्डरों को एक निश्चित समय के बाद अपने ऋण पत्रों को परिवर्तित कराने का विकल्प रहता है। ऋण पत्रों को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है? अपरिवर्तनीय ऋण पत्र में, पूर्वाधिकार शेयर में, इक्विटी शेयर में, वाणिज्यिक पत्र में। इक्विटी शेयर में माने समता अंशों में, यहां समता भी हो सकता है हिंदी में लिखा हुआ। अगला, क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पत्र का अंकित मूल्य हो सकता है। कॉमर्शियल लेटर जो होता है उसकी फेस वैल्यू क्या होती है? 1 लाख हो या उसके गुणज में, 5 लाख उसके गुणज में, 2 लाख उसके गुणज में, 10 लाख उसके गुणज में, 5 लाख और उसके गुणज में। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा 1 सेकेंड। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा था 26 नंबर तक हुआ था, 27 नंबर पे चलते हैं। सबसे अच्छा ये क्वेश्चन है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने व्यापारिक पत्र के निर्गमन की स्वीकृति दी थी। मतलब आरबीआई ने जितने भी हमारे कॉमर्शियल पेपर है उसकी स्वीकृति कब दी थी? 1987, 1989, 1966, 1965। सोच के बताइए कब दी थी भाई? 1987 में। ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 कि भारत में वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता अवधि हो सकती है। माने भारत में कॉमर्शियल पेपर की, वाणिज्यिक पत्र की मेच्योरिटी टाइम कब होती है? 7 दिन से 365 दिन के बीच, 15 दिन से 365 दिन के बीच, 7 दिन से 90 दिन के बीच और 15 दिन से 90 दिन के बीच। सोच के बताइए कब से कब तक होती है? 15 दिन से 365 दिन के बीच। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक पत्र, माने इसको सीपी कहा जाता है, कॉमर्शियल पेपर के बारे में क्या सत्य है? पूछ रहा है इसके बारे में क्या सत्य है, ध्यान से सुनिएगा। ये अंकित मूल्य से छूट मूल्य पर जारी किए जाते हैं, यूं परिपक्वता पर अंकित मूल्य के समान राशि भुगतान की जाती है। मतलब कह रहा है कि ये फेस वैल्यू के डिस्काउंट मूल्य पर जारी किए जाते हैं। जब मैच्योरिटी होती है वो उस समय उसकी जो फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट मिल जाता है। ये अंकित मूल्य पर जारी किए जाते हैं या निर्धारित दर से ब्याज दे होता है। मतलब ये फेस वैल्यू पर इशू किए जाते हैं और साथ में अलग से उसको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है।
इन पर लाभ की मात्रा अनिश्चित होती है, माने इस पर प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं होता है कितना हो जाएगा। यह दीर्घकालीन वित्त का स्रोत है, मतलब ये पूछ रहा है लॉन्ग टर्म हमारे फाइनेंस के स्रोत है। इनमें से कौन सही है बताइए? पहला ही सही है कि हमेशा ये अंकित मूल्य पर इशू किए, अंकित मूल्य के छूट पर इशू किए जाते हैं। अब मेच्योरिटी डेट आता है तो उस पर फेस वैल्यू पर उसे मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी संपत्तियों के क्रय हेतु वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारी फिक्स एसेट्स है, अस्थायी संपत्तियों को यदि हम खरीदना है क्रय हेतु वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जब हमें फिक्स एसेट्स खरीदना है तो जो पैसे का बंदोबस्त है लंबे समय के लिए होना चाहिए। तो अल्पकालीन स्रोत, दीर्घकालीन स्रोत, मध्यकालीन स्रोत, तो सभी किस तरह के स्रोत होना चाहिए फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए बताइए? लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए। फिक्स एसेट्स हमारा हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक व्यवसाय की चालू संपत्तियों हेतु, एक व्यवसाय की चालू संपत्तियों हेतु वित्त की व्यवस्था किन स्रोतों से होनी चाहिए। मतलब एक व्यवसाय की जो चालू संपत्तियां हैं, बिजनेस की हमारी जो करंट एसेट्स है, इसके लिए वित्त की व्यवस्था किन स्रोतों से होनी चाहिए? अल्पकालीन दायित्वों से, दीर्घकालीन दायित्वों से, मध्यकालीन स्रोतों से, अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों स्रोतों से। सोच के बताइए चालू संपत्ति के लिए कौन से वित्त के साधन या स्रोत होना चाहिए? देखिए, चालू दायित्व के लिए नियमतः तो चालू मतलब अल्पकालीन होना चाहिए, लेकिन दीर्घकालीन भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों स्रोतों से चालू संपत्तियों की वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। फैक्टरिंग का प्रकार है। फैक्टरिंग के कौन प्रकार है? फैक्टरिंग हमारा बीजक डिस्काउंटिंग फैक्टरिंग का ये प्रकार है। ये जो पब्लिक डिपॉजिट व्यापारिक साख जो है ये क्या किस चीज का है? अभी मैंने बताया था मनी मुद्रा और पूंजी मुद्रा, ये उसके प्रकार है मनी मुद्रा के। अगला अल्पकालीन वित्त का स्रोत है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्सेस कौन सा है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्सेस लीज या पट्टे पर वित्त, बैंक से ऋण व अधिविकर्ष, विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से लिया गया ऋण, ऋण पत्र। बताइए अल्पकालीन वित्त का स्रोत कौन सा है? ये है बैंक से हम कर्जा ले लेते हैं या बैंक से ओवरड्राफ्ट, ये अल्पकालीन है। पट्टा या लीज पर लंबे समय के लिए होता है। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से लोन लेते हैं लंबे समय के लिए, डिवेंचर तो लंबे समय का होता ही है। अगला कार्यशील पूंजी होती है। यहां पूछा जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल किस तरह की होती है? संगठन का भवन बनाने के लिए ना भाई, ये तो वर्किंग कैपिटल होगा ही नहीं, लंबा समय का कैपिटल होगा। मशीन खरीदने के लिए ये भी नहीं होगा कार्यशील पूंजी। दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करने के लिए ये होगा, अब भवन का निर्माण के लिए होगा नहीं। कार्यशील पूंजी डेली बाई डेली के जो खर्चे होते हैं उसके पेमेंट करने के लिए होती है। 35 नंबर, ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त किस श्रेणी का वित्त है? ग्राहकों से यदि हम एडवांस ले रहे हैं, पूछ रहा है कि ये वित्त का कौन सा सोर्स है। जब हम कस्टमर से एडवांस पैसा ले रहे हैं, ये वित्त का कौन सा स्रोत है? अल्पकालीन वित्त का स्रोत, दीर्घकालीन वित्त का स्रोत, मध्यकालीन स्रोत, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा वित्त का स्रोत है? कस्टमर से जब पैसा ले रहे हैं तो अल्पकालीन है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जब आज दे रहा है पता नहीं कब ले लेगा, कल ले लेगा तो क्या होगा। अगला भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है, ये क्या है? विनियोग संस्थान है कि विशिष्ट वित्तीय संस्थान है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है कि राज्य स्तरीय संस्थान है? बताइए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस तरह का संस्थान है? यूटीआई में क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ये विनियोग संस्थान है। ऑप्शन नंबर ई। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का आशय है। वर्किंग कैपिटल का क्या आशय है? चालू संपत्तियों के योग से, चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य से, ये भी सही है, ये भी सही है। चालू संपत्तियों का वह भाग जो व्यवसाय संचालन में बदलता रहता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात तीनों सही है ऊपर वाला। अगला मौसमी कार्यशील पूंजी मतलब सीजनल वर्किंग कैपिटल का नेचर किस तरह से होता है? सीजनल वर्किंग कैपिटल अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, परिवर्तनशील कैसे होता है? मौसमी वर्किंग कैपिटल कैसे होता है? अल्पकालीन।
नेक्स्ट पूछ रहा है समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। अगला पूछ रहा है, अगला इसमें से 40 नंबर, इनमें से कौन सा वित्तीयन का दीर्घकालीन स्रोत नहीं है? मतलब कह रहा है लॉन्ग टर्म सोर्सेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा। बैंक साख, संस्थागत वित्त, ऋण पत्र, सार्वजनिक विभाग, कौन सा दीर्घकालीन वित्त का स्रोत नहीं? बताइए भाई कौन सा नहीं? देखिए पब्लिक डिपॉजिट दीर्घकालीन है, बैंक ऋण पत्र दीर्घकालीन है, संस्था से फाइनेंस कराए दीर्घकालीन है, बैंक से जो क्रेडिट लिए उधार लिए ये आपका अल्पकालीन है। अगला कह रहा है कि अल्पकालीन वित्त की अवधि होती है, पीछे क्वेश्चन में मैं समझा के बताया था, सामान्यतः 1 वर्ष तक, इससे ज्यादा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म अल्पकालीन वित्त। व्यवसायिक साख है, बिजनेस क्रेडिट किसको कहते हैं? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। माल क्रय पर मिलने वाली भुगतान की अवधि छूट, नगद भुगतान पर मिलने वाली छूट, उधार माल क्रय पर मिलने वाली छूट, और इनमें से कोई नहीं। व्यवसायिक साख क्या है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? बताइए। पहला है व्यवसायिक साख का मतलब है कि माल क्रय पर मिलने वाली भुगतान की अवधि जो छूट होती है उसकी बिजनेस साख, मतलब माल हम खरीद रहे हैं, पैसा नहीं, अगले ने कहा चलो ठीक है 5 दिन बाद दे देना, वो वहां जो डिस्काउंट मिला उसी को व्यापारिक साख बिजनेस क्रेडिट कहा जाए। अगला, समता अंशधारियों को किन अंशधारियों के पश्चात लाभांश मिलता है? मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, पूछ रहा है उन्हें जो डिविडेंड मिलता है वो किन अंशधारियों के पश्चात मिलता है? पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाता है डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो देखिए कहीं लिखा है पूर्वाधिकार अंशधारियों के पश्चात इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला फैक्टरिंग, एक पीछे नाम आया था फैक्टरिंग, यहां पे भी है फैक्टरिंग व्यवस्था के तहत फैक्टर क्या है? फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत फैक्टर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिएगा, ये गलत टाइपिंग हुआ है, केवल 44 है। देखिएगा, क्लाइंट की ओर से भुगतान करता है, जो फैक्टर होता है क्लाइंट की ओर से भुगतान करता है, क्या यह सही है? क्लाइंट के ऋणों को तीसरे पक्ष की ओर हस्तांतरित करता है, जो क्लाइंट होते हैं उनके ऋणों को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है। क्लाइंट के ऋण या प्राप्त खातों का संग्रह करता है, क्लाइंट के जो ऋण होते हैं उनका कलेक्शन करता है। विभिन्न वित्तदाताओं के ऋणों या प्राप्य खातों को वितरण करता है, मैंने और भी जितने भी फाइनेंसर्स हैं उनके ऋणों को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। इनमें से चारों में से कौन सा सही उत्तर है फैक्टर के संबंध में, फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत? बताइए। ये सी ऑप्शन सही है। फैक्टर जो होता है वो क्लाइंट के ऋणों और उस ऋणों की वसूली का कलेक्शन करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कोषों का उपयोग एक स्थिर लागत पर कहलाता है। वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कोषों का, जो मतलब हमारा ऋण कोष, ऋण के फंड है, का उपयोग एक स्थिर लागत पर कहलाता है। क्या कहलाता है? समता पर व्यापार, अल्प समता पर व्यापार, उच्च समता पर व्यापार और पूंजी दंतीकरण। इनमें से कौन सा सही है भाई? बताइए। उसी को कहते हैं हम इक्विटी ऑन ट्रेड, समता पर व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं जिनका किसी वर्ष उपक्रम में लाभ न होने पर उस वर्ष का लाभ संचित हो जाता है? मतलब ऐसे कौन से पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जिनका किसी वर्ष उपक्रम में लाभ न होने, मान लीजिए लाभ नहीं है तो वह लाभ आगे के वर्षों में संचित होता है। ये शायद आया था क्वेश्चन, ये संचय पूर्वाधिकार अंश होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 47, विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों को और किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? संचय पूर्वाधिकार अंश, शुद्ध पूर्वाधिकार अंश, समता अंश, साधारण अंश।
बताइए किस नाम से जाना जाता है? विमोचनशील पूर्वाधिकार को हम शुद्ध पूर्वाधिकार रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थापित हुआ? भाई बताइए भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थापित हुआ? कहां स्थापित हुआ? दिल्ली, बंबई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास। ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में, जिसको बीएससी कहा जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है कि एक वित्तीय वर्ष में कंपनी घाटे में रही, एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी घाटे में रही तो भी उसे निम्नलिखित का भुगतान करना होगा। यदि मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी घाटे में रही तो उसे निम्न में से किसका भुगतान करना होगा? इक्विटी शेयर होल्डरों को लाभांश, पूर्वाधिकार शेयर होल्डरों को उनकी निश्चित दर पर लाभांश, ऋण पत्र धारकों को ऋण पत्रों पर ब्याज और उपयुक्त सभी। क्या उन्हें भुगतान करना पड़ेगा? बताइए। घाटे में यदि रहती है तो जितने भी डिवेंचर्स होल्डर है, ऋण पत्र इसीलिए बने हुए हैं कि कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो, उससे ऋण पत्रधारियों को मतलब नहीं है। उन्हें एक निश्चित दर से ब्याज चाहिए तो चाहिए, तो ऋण पत्र धारकों को निश्चित दर से ब्याज। ऑप्शन नंबर सी। और 50वां हमारा लास्टवां क्वेश्चन है, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें एक निश्चित समय के पश्चात समता अंशों में परिवर्तित किया जाता, मतलब एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसका एक निश्चित समय के पश्चात समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? परिवर्तनशील ऋण पत्र, संचय ऋण पत्र, प्रतिदेय और उपयुक्त सभी, उसे हम परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। तो इस तरह 50 क्वेश्चन ही आपके हो पाए हैं भाई। समय मेरे पास भी नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं 1-2 सेट और करा देता और ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाता। फिलहाल क्योंकि इतना जल्दी पेपर हो रहा है, टाइम मिल ही नहीं रहा है मुझे, नहीं तो और भी सारे क्वेश्चंस करा दिया जाता। बिजनेस फाइनेंस के इतने ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। आप लोग मेहनत करिए, समय बहुत कम है, अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे नंबरों से पास होइए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं दूसरे किसी लेक्चर में। बाय।